नमस्कार दोस्तों। बिहार का चुनावी कार्यक्रम हो या केरल में गौतम अडानी के लिए वहां पर एक चुड़ैल वाला कार्यक्रम, और मुंबई में सिने स्टारों के साथ में, तारिकाओं के साथ में और पूंजीपतियों के साथ में एंजॉय करने का कार्यक्रम हो, या आंध्र प्रदेश के मंच पर हंसी ठठाके लगाने का कार्यक्रम हो, और इसके बाद तमाम सारे और न्यूज चैनल और दूसरों के कार्यक्रम हो, इन सब में से फ्री होने के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री शायद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आ गया है कि उन्हें राष्ट्र को भी संबोधित करना है, और वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। सीज फायर के 51 घंटे बाद उन्हें राष्ट्र को संबोधित करने की अनुमति मिली, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 6 घंटे बाद ही अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने तो जीत का ऐलान भी कर दिया। अब फर्जी है, हम सब जानते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हो या भारत का कोई मंत्री हो, किसी ने भी उनके इस राष्ट्र के संबोधन कार्यक्रम में जीत के ऐलान करने का विरोध नहीं दर्ज कराया। किसी ने भी उस पर एक ट्वीट नहीं किया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो। और भारत के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? वो सेना की वही वीरता का बखान कर रहे हैं जो सेना हमारी कर रही है, मर रही है। हमारी सेना भिड़ी हुई है और हमारी सेना जीतने के करीब। हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि उसने पाकिस्तान को पानी पिला के रख दिया। और साहेब अब सेना के शौर्य पर अपना व्याख्यान दे रहे। वो यह नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या भूमिका अदा की, या क्या ऐसा कारण पैदा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ही तुरंत भारत की सरकार हिल गई और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हां सीज फायर कर। जबकि पाकिस्तान ने सीज फायर का तब भी उल्लंघन किया जब सीज फायर की घोषणा हो गई, और उसने हमारा नुकसान किया, यानी पीठ में छुरा भोंका। तो साहब आप खड़े कहां हैं? यदि हम इन्हीं सबको देखते हैं तो एक चीज आती है कि किस तरह से हमारा प्रधानमंत्री अपनी भूमिका अदा करता है। इनकी आदत हो गई है सेना के पीछे छिपने की। क्या बोले? हमने सेना को खुला हाथ दे दिया, खुली छूट दे दी। अरे छूट क्या दे दी? उसको छूट दी होती तो वो अपना काम कर देता। आपने तो उस पे वास्तव में लगाम लगाई थी, जिस कारण से वह जो कर सकती थी उसने नहीं किया। और जिस पीओके की हम सालों से इंतजार कर रहे थे कि शायद आप वह सपना पूरा कर देंगे, तो वह भी नहीं हुआ। और फिर सेना की क्षमता पर, सेना के उस पर अपना शौर्य बताएंगे जो कि आपका है नहीं। यह पूरी दुनिया ने देख लिया है कि आप कैसे थके हुए व्यक्ति हैं और कैसे घुटने टेक देते हैं। सेना ने अपना नुकसान किया, हमारे वो इक्विपमेंट खोए, और हमने वह नुकसान उठाया जो आपने कैसे खरीदे, जिसकी दलाली के किस्से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो अब आप समझ लीजिए आपने क्या किया। कौन सा आपका राष्ट्रवाद था? नकली राष्ट्रवाद, नकली भक्ति, नकली जो है पूरी तरीके से ताकत 56 इंची। तो आपका 56 इंची सबने देख लिया, वो वोट तक सीमित है, चुनाव के लिए है, अपने प्रचार के लिए। और सबसे बड़े शर्म की बात तो ये कि जब से आप प्रधानमंत्री बने, विदेश 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 विदेश, प्रधानमंत्री से ज्यादा आप विदेश मंत्री हो गए, और विदेश मंत्री भी नहीं, टूरिस्ट हो गए।
आपने 100 से अधिक देश घूम डाले इन 11 साल में, और 100 से अधिक देशों को घूमने के बाद में आखिर देश को मिला क्या? जब हमें जरूरत पड़ी, 2 न्यूक्लियर यानी परमाणु संपन्न देश आमने सामने खड़े थे, तब भारत के साथ कौन सा देश खड़ा? न चीन खड़ा था। चीन के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ, और चीन के राष्ट्रपति रूस चले गए और वो रूस के साथ खड़े हो गए, और रूस ने भी आपके पक्ष में खड़े होने की बात नहीं की। उधर आप देखिए कि जिस अमेरिका के आगे आप झुके खड़े थे, वो अमेरिका की स्थिति यह थी कि उसने कह दिया कि भारत पाकिस्तान हमारे लिए दोनों बराबर हैं। हमने कभी पाकिस्तान को बराबर नहीं समझा। वो 24 करोड़ की आबादी वाले हैं, हमसे उनकी सेना की क्षमता 10 गुना कम, और हम उनसे हर चीज में मजबूत हैं, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे आबादी में हो, चाहे सैन्य क्षमता में हो, या चाहे देश के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर। बावजूद इसके उन्होंने कहा दोनों बराबर, दोनों हमारे दोस्त, और उन्होंने मदद पाकिस्तान की कराई, ना कि आपकी कराई, और आदेश आपको देते हैं, आप फिर भी उनके आगे सरेंडर। यानी आप कहां पे हमें लेके जा रहे हैं? इसके बाद में जब विपक्ष के साथ 2 सर्वदलीय बैठक होने किया, तो दोनों सर्वदलीय बैठकों से आप लापता हो गए। क्यों लापता हो? सवालों से क्यों डरते हैं? क्यों नहीं सामना कर पाते हैं? और जो सवालों से डरता हो तो वो सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ के संदेश ही बोल सकता है, इससे ज्यादा कुछ। पढ़ के बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है, क्योंकि आप वह कर नहीं पाते। और इससे ज्यादा यह स्थिति कि अमेरिकी जो व्यापार प्रतिनिधि हैं जेसिमर ग्रीन, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर 145% शुल्क दर को घटाकर 30% कर दिया, यानी चीन को भी फायदा हो गया। वह चीन जिसकी हम बड़ी बड़ी बात करते थे, तो वो 30% पे आ गया, और चीन ने भी अपने प्रोडक्ट, जो उनके आने वाले प्रोडक्ट थे, उन पे 10% टैरिफ कर दिया। आप खेल देखिए, यानी उनका भी टैरिफ का समझौता हो जा रहा। वो दोनों खुश, पाकिस्तान खुश, दूसरे खुश। धोखा किसके साथ हुआ? भारत के साथ। किसने किसने किया? चीन ने भी किया। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन कंट्री हम मानते ही हैं, और उसके बाद में हमारे साथ धोखा किया उस रूस ने भी और उस अमेरिका ने भी। किसी ने भी हमारे साथ खड़े होने का साहस नहीं दिखाया, जबकि पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ टर्की, अजरबैजान। अब आप सोचिए आप क्या कर, तब हमारे पास कुछ नहीं रह जाता है, तो हमारे डीजीएमओज की बैठक होती है पाकिस्तान के साथ, और हमारे डीजीएमओज की बैठक, पहले राउंड की बैठक हुई, तमाम मसलों पे बात हुई। सेना का मसला है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, वो तमाम मसले हल करने की दिशा में। निश्चित रूप से सेना ने संदेश भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अच्छे दिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया? प्रधानमंत्री का संदेश तो वही रटाया उसी तरह से जो पहले ही सेना बोल चुकी है, या तो वो, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कौन था जो इतना बड़ा दूरदर्शी था और वह इन सारी समस्याओं से हमें अवगत करा रहा, जब भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग उनका हंसी उड़ाते थे, तो भी वह सच बताते थे और देश के लिए, देश के हित में बताते थे कि इसका पालन कीजिए, हम बचेंगे। वो एकमात्र नेता थे राहुल गांधी, जिन्होंने हर चीज के लिए बार बार पहले ही चेताया। अब आता हूं, एक मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के एक भाषण दे रहा था
कि अब वो लखनऊ में बनेगी और ये होगा, तो वो भूल जाता है कि रसिया के साथ में इन सारे उपकरणों को लेकर के समझौता 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। उसके बाद में इस पर काम शुरू हुआ। 1990 में इस पर कई चीजें तत्कालीन हमारे जो बाद में राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम ने भी काम किया, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में काम हुआ, और पहली बार उसका उत्पादन 2005 में मनमोहन सिंह सरकार में शुरू हुआ। निश्चित रूप से अच्छा होगा कि लखनऊ में भी फैक्ट्री लगेगी, लेकिन आप भूल रहे हैं जब ये सब बताते हैं, आप ब्रह्मोस मिसाइल का जब वर्णन करते हैं तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं, भूल नहीं जाते, नॉलेज ही नहीं है कि ब्रह्मोस क्यों रखा गया। ब्रह्मोस रखने की वजह भारत की ब्रह्मपुत्र और मास्को की नदी दोनों को जोड़ करके, क्योंकि रसिया के सहयोग से बना, तो ये दोनों जोड़ करके, इसलिए ब्रह्मोस। तो पहली बात ये। अब आता हूं जिसने इतना बड़ा काम किया, तो फिर से आपको धन्यवाद उसी कांग्रेस सरकार को, उन्हीं इंदिरा गांधी को, उन्हीं मनमोहन सिंह को, उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी को देने का बनेगा जिनसे आप चिढ़ते हैं, और उन अब्दुल कलाम को देना पड़ेगा जो मुसलमान थे, जिन्हें आप पंचर वाला कहते हैं। और फिर इसके बाद कहूंगा कि जब वो पाकिस्तान को दुश्मन देश कहते हैं, तो भारत सरकार नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आज तक पाकिस्तान को दुश्मन देश घोषित करते हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान को वो आतंकवादी देश घोषित करते? आज तक उन्होंने नहीं घोषित किया है। क्यों नहीं घोषित करके आप उसका डोजियर सौंपते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ? क्यों नहीं करते? क्योंकि धंधा कुछ और है। उसके नाम पर चुनावी रणनीति करनी है, चुनाव जीतना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी यही चिताते रहे। सिर्फ एक मसले पे नहीं, हम आज गर्व से कह सकते हैं कि यदि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद आज तस्वीर दूसरी होती, क्योंकि जो उनकी समझ है, चाहे संविधान को लेके हो, चाहे देश को लेके हो, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय पटल पर हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर हो, चाहे कूटनीति को लेकर हो, या अन्य टेक्नोलॉजी को लेकर समझ हो, उतनी समझ का प्रधानमंत्री फिलहाल तो इस दौर में 2 दशक में कोई नहीं। निश्चित रूप से राहुल गांधी की समझ इकोनॉमी को भी लेकर के है, लेकिन वो मनमोहन सिंह से कम है। लेकिन बाकी विषयों में राहुल गांधी का कोई सानी नहीं। मोदी की समझ सिर्फ भाषण देने की है और झूठ मक्कारी परोसने वाले तमाम गोदी चैनलों को संरक्षण देके अपने लिए ढाल बनाने की। देश की सेनाएं, देश के जो संवैधानिक संस्थान है, और दूसरे उन्हें ढाल बना करके खुद बचने की कोशिश करने की। इसीलिए आप के ऊपर जब सच बताया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग, चाहे सतपाल मलिक हो, चाहे भारत के विदेश सचिव हो, चाहे वह शहीद लेफ्टिनेंट की पत्नी जो नई नवेली थी उसको बदनाम करने का हो, या नैनीताल की वह सैला उसको बदनाम करने का हो, तो ये ट्रोल करने का आपका गेम चलता है। और ये ट्रोलिंग का जो खेल है, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। सच को स्वीकार करना आना चाहिए, बताना आना चाहिए। तो अब एक ही बात कहूंगा, जिस तरह के हालात आपने बनाए वो चिंताजनक है। राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर के कहा था कि यह सबसे बड़ी भूल है, ऐतिहासिक भूल है, और यह डिजास्टर होगी। साबित हुई। आतंक पर हमला कहा गया था, नशे पर हमला कहा गया था, काले धन पे हमला कहा गया था, भ्रष्टाचार पे हमला कहा गया था, लेकिन ये सारी चीजें गलत साबित हुई
भ्रष्टाचार भी बढ़ा, काला धन भी बढ़ा, आतंकवाद भी बढ़ा और नशा भी बढ़ा, रिकॉर्ड बढ़ गया। जीएसटी को लेकर के राहुल गांधी ने कहा था यह बेमेल जीएसटी है, यह असल में गब्बर सिंह टैक्स आपने बना दिया, इससे व्यापार उद्योग बर्बाद होंगे। और आज दिख रहा है कि भारत का व्यापार उद्योग कैसे बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो जीएसटी वह नहीं था जो मनमोहन सिंह की अर्थनीति के आधार पर था, उससे बिल्कुल बदला हुआ। फिर राहुल गांधी ने किसानों को लेकर के कहा, वह भी सही साबित हुआ कि किसान कैसे बर्बाद होगा, क्या होगा, जो आपकी नीतियां हैं। राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर के कहा, जो बोला कि रोजगार इतना ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि इसको नहीं करेंगे तो इस देश के अंदर बेरोजगारों की जो फौज होगी वो भारत के लिए बोझ बन जाए, और आज वह साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर के कहा था, तब भी उनकी हंसी उड़ाई गई और अंत में साबित हुआ कि राहुल गांधी ही सही थे। सरकार ने देर सवेर 5 साल बाद यह मान लिया कि राहुल गांधी जो कह रहे थे जितने लोग मरे हैं वो सही साबित हुआ, आप सरकार भी मान। उसके बाद में राहुल गांधी ने भारत चीन संबंधों को लेकर के कहा था, भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर कहा था, भारत अमेरिका संबंधों को लेकर कहा था और भारत की विदेश नीति को लेकर के कहा था। आज वह भी पूरी तरह से सही साबित हुआ। राहुल गांधी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर के कहा था कि कैसे यह उद्योग धंधों और सबको बर्बाद कर रहे हैं आपकी नीतियां, और अंततः वह भी सही साबित हुआ। तो अब आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सही साबित होता है। राहुल गांधी ने अडानी अंबानी को लेकर के कहा, राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर कहा, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा, और जो विषय कहे वो सब सही साबित। राहुल गांधी ने इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ होते दुर्व्यवहार को लेकर के सवाल उठाया, वह भी सही साबित। इससे हमने देश को जगह जगह टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो यह हालत कर दी है। और इस हालत में जब देश खड़ा है तब आज वो इंदिरा गांधी को याद करता है। इंदिरा गांधी रोती नहीं थी। इंदिरा गांधी जब छोटी थी, उनकी मां जेल में ही रहते हुए टीबी की मरीज हुई, उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले जाया गया, उन्होंने वहां दम तोड़ दिया उनके पिता के हाथों में, और वही अंतिम संस्कार हो गया। वो रोई नहीं। उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद वो हनीमून मनाने नहीं गई, जेल गई, लेकिन रोई नहीं। वो जब देश आजाद हो गया और उसके बाद में तमाम तरह की उन्होंने चीजें खोई, नुकसान उठाए, उसके बावजूद उनके पिता ने सारी संपत्तियां दान दे दी, वो रोई नहीं। वो तब भी नहीं रोई जब उनके पति पर के बेवफाई के आरोप थे, वो रोई नहीं। वो रोई नहीं जब उनके पति ने उनके हाथों में दम तोड़ा। वो तब भी नहीं रोई जब उनके पिता के मरने पर दुनिया के 130 देश रो रहे थे और उनके राष्ट्राध्यक्ष अपना झंडा झुकाए हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। वो तब भी नहीं रोई जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और अमेरिका समेत तमाम देशों ने उन पर हमला किया, तमाम तरह के संकट खड़े किए, रोई नहीं। वो तब भी नहीं रोई जब भारत के अंदर संघी और समाजवादियों ने उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। वो तब भी नहीं रोई जब उन्होंने परमाणु परीक्षण पहली बार करके भारत को परमाणु संपन्न बनाया और दुनिया के तमाम देशों ने प्रतिबंध लगा दिया भारत पर। वो तब भी नहीं रोई जब उनका चुनाव गलत तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस संघी जज ने अवैध घोषित किया, तब भी नहीं रोई। वो तब भी नहीं रोई जब उन्होंने आपातकाल खत्म करके देश में चुनाव कराया और उसके बावजूद उन्हें हरा दिया इस देश की जनता ने, जबकि उन्होंने
विदेशी ताकतों से देश को बचाया था। वो तब भी नहीं रोई जब उन पर झूठे केस लगाए गए और उन्हें जेल भेजा गया। वो तब भी नहीं रोई जब रूस ने सूचना दी कि आपके खिलाफ हत्या की साजिश रची जा रही है और आप कभी भी मारी जा सकती। नहीं रोई। वो तब भी नहीं रोई जब उनके ऊपर उड़ीसा में हमला हुआ, उनकी नाक से खून भल भल करके बहने लगा और वो तब भी भाषण पूरा करके उठी, तब भी नहीं रोई। वो अपने बेटे संजय गांधी के भी असामयिक निधन पर नहीं रोई, वो कभी नहीं रोई। वो डटकर खड़ी हुई, जीती और देश का सम्मान बढ़ाया। दुनिया में भारत एक सशक्त देश बना। लेकिन अब रोने वाला प्रधानमंत्री है तो उसका रोना देखते रहिए। वो सिर्फ भाषणों में गरज सकता है, वास्तव में नहीं। यह साबित हो चुका है। तो ऐसे में उन्हीं का पोता राहुल गांधी देश को दिशा दे रहा है। सोचिए आप भी। जय